राज कपूर के साथ तो काम नहीं किया, मगर उनके फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया। सच में ये फिल्म तब साइन की थी जब वो एक बैंकेबल स्टार नहीं थे। इंडस्ट्री के कुछ चंद लोगों में से एक मिस्टर वासन ने ये पहली और इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें उस जमाने के सुपरस्टार्स फील ने मिस्टर वासन के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। तो नमस्ते, आदाब, हेलो दर्शक, सिनेवंशी के नए एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आप सबका स्वागत करता हूँ। हिंदी सिनेमा के इतिहास में यूं तो कई सारे फिल्म स्टूडियोज आए और गए, मगर कुछ चंद ऐसी फिल्म ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। एक ऐसी संस्था जिनके साथ काम करने का सपना न सिर्फ बड़े स्टार्स देखते थे, बल्कि छोटे स्टार्स भी इन कंपनीज के साथ एसोसिएट होना चाहते। उन्हीं में से एक थी द जेमिनी स्टूडियो, और इसकी शुरुआत की थी एस.एस. वासन यानी कि सुब्रमण्यम श्रीनिवासन वासन। कौन थे एस.एस. वासन और कैसे उन्होंने जेमिनी स्टूडियो की स्थापना और इसका सक्सेस स्टोरी क्या है, इसी को डिकोड करेंगे आज के एपिसोड। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि प्लीज मेरे चैनल सिनेवंशी को सब्सक्राइब करना ना, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और ये रहा सिनेवंशी की प्रीवियस वीडियो। तो चलिए पहले हम इंट्रो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं एस.एस. वासन और जेमिनी स्टूडियो के ऊपर। एस.एस. वासन का जन्म 4 जनवरी 1904 को तमिलनाडु के इस गांव में हुआ था। वो एक गरीब परिवार से आते थे। बचपन से ही उन्हें दुख और तकलीफों ने काफी घेर रखा था। बहुत छोटे थे तभी उनके सर से पिता का साया चला गया। बाद में वो अपनी माँ के साथ मद्रास शिफ्ट हुए और यहाँ पर उन्होंने कई तरह के ऑड जॉब्स किए फॉर सर्वाइवल। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। वासन साहब पैसे कमा रहे थे और उनकी लाइफ स्टेबल हो गई थी। जब वो 24 साल के हुए तभी उनकी लाइफ ने एक यू टर्न लिया। ईयर 1928 में उन्होंने आनंद विकटन नाम का एक तमिल मैगजीन खरीदा। 1927 में इस मैगजीन की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब, वो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर। मगर वासन साहब के आने के बाद तो मानो इस कंपनी में एक नई ऊर्जा ही आ गई। उन्होंने इस मैगजीन को काफी रीशेप किया। इस मैगजीन को और भी इंटरेस्टिंग बना। देखते ही देखते आनंद विकटन तमिल मीडिया का एक वन ऑफ द रिस्पेक्टेड ब्रांड्स बन गया। करीब 100 साल हो चुके इस मीडिया आउटलेट पर शुरू हुए, मगर आज भी आनंद विकटन चल रहा। न सिर्फ प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस कंपनी ने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने फिल्म्स, टेलीविजन शोज और यहाँ तक कि खुद के अवार्ड्स भी स्थापित किए। वैसे आनंद विकटन ने खुद को अपने आप को साउथ इंडियन मीडिया तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं किए। विकटन मीडिया ने ईयर 2024 में हिंदी टेलीविजन में भी अपना कदम रखा, शो छोटी सी आशा से। ये शो उन्होंने को प्रोड्यूस किया था विद रोलिंग स्टोन प्रोडक्शंस के साथ। सो कहीं ना कहीं विकटन मीडिया ने अपने पांव हर जगह पसार के रखे। खैर, लौट आते हैं वासन साहब के करियर के दूसरे पहलू पर। ईयर 1940 में वासन साहब ने शुरुआत किया जेमिनी स्टूडियो, एक ऐसा बैनर जिसने न जाने कितनी सारी हिट फिल्में दी, जिसने कईयों के करियर को शेप अप किया, जो वासन साहब की पहचान बन गया। वैसे इस कंपनी के लोगों के ऊपर कई सारे अलग अलग रूमर्स। रूमर नंबर 1, कहा जाता है कि वासन साहब की बीवी का जोडिएक साइन था जेमिनी, तो इसलिए उन्होंने अपने बीवी के जोडिएक साइन के ऊपर इस कंपनी का नाम रखा। रूमर नंबर 2, वासन साहब को रेस कोर्स पे बैटिंग करने का शौक। उनका एक लकी घोड़ा था जेप, उसी घोड़े के ऊपर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था जेमिनी। मगर तीसरा सबसे कंफर्म रूमर यह है कि एक बार वासन साहब के घर आए थे उनके फ्रेंड मिस्टर सुब्रमण्यम। उन्होंने बातों बातों में ही वासन साहब को एक तस्वीर दिखाई। इस तस्वीर में 2 छोटे बच्चे थे जो नंगे पुंगे थे और तुरई बजा रहे। बस यहीं से वासन साहब को अपनी कंपनी का लोगो मिल गया। उन्होंने इन 2 छोटे बच्चों से इंस्पायर होकर जेमिनी स्टूडियो का लोगो बनाया। कल जैसे ही जेमिनी स्टूडियो की कोई फिल्म स्टार्ट होती है तो आपको दिखता है 2 छोटे बच्चे तुरई बजाते हुए। ईयर 1940 में जेमिनी फिल्म्स की पहली फिल्म आई थी मदन कामराजा, ये तमिल लैंग्वेज में बनी थी। पहली फिल्म काफी सुपरहिट हुई, जिससे मिस्टर वासन को काफी फायदा पहुंचा। फिर इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हुआ। मिस्टर वासन ने न सिर्फ तमिल में बल्कि तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में भी फिल्में बनी। उनकी कुछ नोटवर्दी फिल्मों का जिक्र करना चाहूंगा। ईयर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। वही उसी साल सिनेमा के फील्ड में भी एक क्रांति हुई।
इसी वर्ष एक तमिल फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है चित्रलेखा। यह फिल्म तमिलनाडु में हिट थी। इसी फिल्म के सक्सेस को देखते हुए जेमिनी स्टूडियो के मालिक मिस्टर एस वासन ने डिसाइड किया कि इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करे। इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन राइट संभाली थी राजश्री प्रोडक्शंस के फाउंडर मिस्टर ताराचंद बरजात्या। चंद्रलेखा नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में भी ब्लॉकबस्टर साबित है। तो गाइस, आज से करीब 80 साल पहले भारत की पहली पैन इंडियन फिल्म रिलीज है, वे बिफोर बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर। यह 1955 में जेमिनी स्टूडियो की एक फिल्म आती है जिसका नाम है इंसानियत। यह फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुकी क्योंकि यह पहली और इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें उस जमाने के सुपरस्टार्स दिलीप कुमार और देवानंद एक साथ नजर आए। दिलीप कुमार और देवानंद के साथ साथ इस फिल्म में एक मंकी भी था और कहा जाता है इस फिल्म में उस मंकी को दिलीप कुमार और देवानंद से ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देती थी। उसकी फीस ज्यादा थी। जिम्बो जो कि मंकी था, उसकी फीस एक्टर्स से ज्यादा थी, उसे स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। कैन यू इमेजिन? जेमिनी स्टूडियो ने राज कपूर के साथ तो काम नहीं किया, मगर उनके फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया किंग बहुरानिया नाम की एक फिल्म थी जो रिलीज हुई थी यह 1969 में। फिर इसके बाद 1959 में जेमिनी की एक और फिल्म आई विद दिलीप कुमार जिसका नाम है पैगा। फिल्म में दिलीप कुमार के साथ नजर आए थे राजकुमार एंड वैजंती बा। दिलीप कुमार एंड राजकुमार इसके बाद 1991 में सुभाष घई की क्लासिक सौदागर में एक साथ नजर आए थे, मगर पैगाम में दोनों भाई बने थे। इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे बॉलीवुड के लेजेंड मिस्टर रामानंद सागर। फिर इसके बाद जेमिनी स्टूडियो ने हिंदी लैंग्वेज में कई सारी हिट्स दी जैसे घराना, जिंदगी, घूंघट। इंडियन सिनेमा के लेजेंड एस वासन ने दो बॉलीवुड की पर्सनालिटीज के करियर को शेप अप किया। सबसे पहले तो ताराचंद बरजात्या की बात था। मिस्टर बरजात्या के कहने पर ही एस वासन ने अपनी तमिल फिल्म चंद्रलेखा को हिंदी में रिलीज करके हिट बना। मिस्टर वासन पहले ऐसे फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने रामानंद सागर की पोटेंशियल को समझा। रामानंद सागर ने 1950 और 1951 में 2-3 हिंदी फिल्में बनी, मगर वो बुरी तरह से फ्लॉप। नतीजा, रामानंद सागर जॉबलेस थे। ऐसे बुरे समय में मिस्टर वासन ने उन्हें सहारा दिया। मिस्टर वासन ने उन्हें चेन्नई बुलाया, रामानंद सागर को जेमिनी स्टूडियो में जॉब दिला। सागर साहब को एज ए राइटर डायरेक्टर चांस, और इस चांस पे पूरी तरह से खरे उतरे मिस्टर रामानंद सागर। और इन्हीं फिल्मों की सक्सेस से एनकरेज होकर रामानंद सागर ने अपना किस्मत दोबारा बॉलीवुड में आजमाया और वो आगे चल के कितने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर बने, ये बात हम सभी जानते। इसके अलावा जेमिनी स्टूडियो ने ईयर 1967 में एक फिल्म लेकर आई जिसका नाम है औरत। इस फिल्म की स्टारकास्ट थी राजेश खन्ना, पद्मिनी एंड फिरोज खान। यह फिल्म राजेश खन्ना ने तब साइन की थी जब वो इंडस्ट्री में नए नए ही आए हुए थे, जब वो इतने पॉपुलर नहीं। यह राजेश खन्ना साहब के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। फिर 1970s में उन्होंने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम है संजोग। इस फिल्म में पहली और आखिरी बार नजर आए थे अमिताभ बच्चन और माला सिन्हा की पैरवी। अमिताभ बच्चन ने यह फिल्म तब साइन की थी जब वो एक बैंकेबल स्टार नहीं थे। इंडस्ट्री के कुछ चंद लोगों में से एक मिस्टर वासन ने अमिताभ बच्चन की पोटेंशियल को काफी पहले ही भांप लिया था। वो समझ गए थे कि वो कितने बेहतरीन एक्टर, इसलिए उन्होंने संजोग में तब की टॉप एक्ट्रेस माला सिन्हा के ऑपोजिट अमिताभ बच्चन को चांस किया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और आज मोस्ट ऑफ द अमिताभ बच्चन फैंस इस फिल्म को भूल चुके हैं, मगर आप अगर एक सच्चे अमिताभ बच्चन फैन हैं देन यू मस्ट वॉच संजोग टू सी हिज इनिशियल बिगिनिंग्स एज एन एक्टर। एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग, इन तीनों ही फील्ड्स में वासन साहब ने अपना खूब नाम। इसके अलावा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे ईयर 1964 से लेके उनकी डेथ 26 अगस्त 1969 तक। इसके अलावा फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और साउथ इंडियन फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स शुरू करने में भी उनका बड़ा योगदान है। उनकी डेथ के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वासन साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया और ईयर 2004 में उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टेज स्टैंप इशू किया। इस पोस्टेज स्टैंप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक तरफ वासन साहब है तो वहीं दूसरी तरफ बैकग्राउंड में है उनकी आइकॉनिक फिल्म चंद्रलेखा का ड्रम सीक्वेंस। वासन साहब के डेथ के बाद उनके बेटों ने 2 हिंदी फिल्में बनाई, मगर ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। 1977 से लेकर 2002 तक जेमिनी स्टूडियो की जमीन एकदम खाली पड़ी रही। इस कंपनी ने फिल्में बनाना भी बंद कर दिया था
और साथ ही ये स्टूडियो ने रेंट देना भी बंद कर दिया। नतीजा, जेमिनी स्टूडियो पूरी तरह से वासन फैमिली के लिए एक लायबिलिटी बन गई थी। इसी के चलते वासन फैमिली ने अपने स्टूडियो को कोलकाता के बेस्ड पार्क ग्रुप ऑफ होटल्स को बेच दिया और ईयर 2002 के बाद जिस जमीन एक जमाने में जेमिनी स्टूडियो हुआ करती थी, वहां पर द पार्क होटल की शुरुआत हो, एक आलीशान 5 स्टार होटल। सिनेमा की फील्ड में मिस्टर वासन के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए द पार्क होटल के प्रेमाइसेस में उनकी फिल्मों के पोस्टर्स लगाए गए हैं, साथ में उनकी तस्वीरें भी है। भले ही आज एसएस वासन और जेमिनी स्टूडियो का नाम लोगों के जहन से गायब हो चुका, मगर सिनेवंशी की हमेशा से ही एक कोशिश रही है कि वो इंडियन सिनेमा और हिस्ट्री के बुरे दृष्टि लोगों की जानकारी आपके सामने रखने की। तो ये था मेरा एपिसोड एसएस वासन और जेमिनी स्टूडियो के ऊपर। आई होप यू लाइक इट। अगर आप द सिनेवंशी वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहते, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी अभिराम नंद कुमार शेट्टी, किसमें मुझे फॉलो करना ना भूलिए, और ये रहा मेरा फेसबुक आईडी। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।